हेलो एवरीवन, दिस इज़ फातिमा, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की हिंदी किताब रिमझिम का 4th चैप्टर नन्हा फनकार। चैप्टर ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम इसे 2 भाग में पढ़ेंगे। आज पेज नंबर 33, 34 एंड 35 पढ़ेंगे। तो नन्हा फनकार मतलब एक छोटा सा कलाकार। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एक छोटा 10 साल का बच्चा कितनी सुंदर सुंदर नक्काशी बना रहा है। तो एक लड़का जिसका नाम था केशव, वो जल्दी जल्दी से अपने घर से निकल कर आया। एक चौकोर लाल पत्थर, चौकोर मतलब चारकोनी लाल पत्थर पर वो बैठ गया और उसने मन ही मन एक प्रार्थना बुदबुदाई और अपने काम में जुट गया। वो अपने हाथ में छेनी और हथौड़ा लेकर जो बनाई हुई घंटियां कुछ अधूरी रह गई थी, तो उन घंटियों को वो पूरा करने लगा। तो उन घंटियों पर वो नक्काशी डिजाइन बनाने लगा। तो अब तक जितनी भी उसने डिजाइन्स बनाए हुए थे, उन सब में से इन घंटियों पर नक्काशी बनाना, डिजाइन बनाना बहुत ही ज्यादा उसे मुश्किल लगा। तो नक्काशी बनाने का काम तो वो अपने पिता से ही सीखा था। जब उसके पिता 1-2 बार उसे दिखा देते कि किस तरह से नक्काशी बनाते हैं, तो उसके बाद से केशव अपना अपना काम खुद ही करने लगता। जब वो अपनी हथौड़ी और छेनी पकड़कर पत्थर पर जोर से मारता, तब पत्थर के कुछ किरच उसके आंखों की ओर जाते। तब वो अपनी आंखों को बंद कर लेता, क्योंकि पत्थर की किरच उसकी आंखों में भी जा सकती थी, इसलिए उस वक्त वो अपनी आंखों को बंद कर लेता। इस तरह से उसने सुंदर सुंदर घंटियों पर नक्काशी बनाए थे। तो उसने जितना भी नक्काशी बनाया था, उन सब में सबसे मुश्किल था इन घंटियों पर नक्काशी बनाना। तो केशव को अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसे लग रहा था कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठलाते और चलते हुए घोड़े की नक्काशी पत्थर पर जरूर बनाएगा। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, केशव के माता पिता गुजरात छोड़कर आगरा में आकर बस गए। उस वक्त आगरे का किला भी बन रहा था। तो बादशाह अकबर का आगरे का किला बन रहा था। तो उसके पिता जब गुजरात छोड़कर आगरा चले आए, तो उन्हें वहां पर उस आगरा के किले में नक्काशी बनाने का काम भी मिल गया था। केशव आगरा में ही पैदा हुआ था। गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो उसे कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और सब सिकरी, बस यही उसका घर था। इससे पहले वो उसके पुराने गांव पुश्तैनी गांव नहीं गया था। वो जब से पैदा हुआ था तब से आगरा में ही रह रहा था। तो चारों ओर हो रही हथौड़े छेनी की ठक ठक से केशव को ठीक तरह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि केशव के आसपास भी जो लोग बैठ के काम कर रहे थे, वो भी यही नक्काशी बनाने का काम कर रहे थे। पत्थरों पर वो भी नक्काशी बनाने का काम कर रहे थे। तो चारों ओर ठक ठक खड़खड़ की आवाज से केशव को किसी के चल के आने की आवाज सुनाई नहीं दी, किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई नहीं दी। लेकिन अचानक से केशव के कान में एक आवाज आई। किसी ने उससे ये कहा कि माशाअल्लाह, कितनी सुंदर घंटियां तुमने बनाई है। क्या ये घंटियां तुमने बनाई है? तो केशव मुड़कर देखा और उसने थोड़ा सा बेरुखी से उस आदमी का जवाब दिया कि हाँ, मैंने बनाई है। मेरे हाथ में छेनी और हथौड़ा है, देख रहे हो तुम। इसके बाद भी मुझे पूछ रहे हो कि ये घंटियां क्या मैंने बनाई है? हाँ बिल्कुल, ये घंटियां मैंने ही बनाई है। ये बात उसने थोड़े बेरुखी से उस आदमी को जवाब दिया। तो जिस आदमी ने केशव से ये बात पूछी थी, वो आदमी तो उसी वक्त केशव के सामने आकर बैठ गया। तो केशव के बराबरी में वो बैठ गया। तो इस वजह से अब केशव उस आदमी को साफ साफ देख पा रहा था, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल केशव के सामने आकर बैठा था। तो जैसे ही वो आदमी केशव के सामने आकर बैठा, केशव ने उसे देखा तो केशव को लगा कि जरूर ये कोई धनी व्यक्ति है, जरूर ये कोई अमीर आदमी है, क्योंकि उस आदमी ने बहुत सुंदर सुंदर अंगूठी पहन रखी थी अपनी उंगलियों में, और गले में मोतियों की महंगी सी माला पहन रखी थी, और उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। रजवाड़ा कपड़े पहने हुए थे जो राजा लोग पहनते, तो उसके कपड़े बहुत अच्छे थे। उसने अपने हाथ में बहुत ही दाम वाली अंगूठी पहन रखी थी और बहुत कीमती मोतियों की हार थी उसके गले में। इस वजह से केशव ने अंदाजा लगा लिया कि वो आदमी जरूर कोई धनी व्यक्ति है। तो फिर उस आदमी ने केशव से बात शुरू करने के लिए उसने केशव से पूछा, तुम तो बहुत छोटे हो, क्या ये घंटियां तुमने बनाई है? तो केशव ने उसे फिर से थोड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं 10 साल का हूँ।
तो वो आदमी मुस्कुराकर बोले, हाँ बिल्कुल, तुम बहुत बड़े हो, तुम 10 साल के हो, मतलब बड़े हो। ये कहकर उसने ये भी कहा कि मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई लड़ी थी। तो अब उस आदमी और केशव में बातचीत चल रही थी। तो उतने में एक सिपाही दौड़ा दौड़ा, महल का एक सिपाही आकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया। वो महल से दौड़ कर आने की वजह से वो हाँप रहा था। जैसे कि हम ज्यादा देर दौड़ लगाने से हमारी सांस फूलने लगती है, हम भी हाँपने लगते हैं। तो वो आदमी महल से दौड़ा दौड़ा आने की वजह से वो हाँप रहा था। हाँपते हाँपते वो आकर उस आदमी के सामने खड़ा हो गया जो केशव के सामने बैठे हुए थे, और उसने उस आदमी से झुककर उसे सलाम किया। और जब उसने देखा कि केशव उस आदमी के बराबरी में बैठा है, तो महल का पहरेदार ने केशव से कहा, बेवकूफ, तेरे सामने हुजूरे आला बैठे हुए, खड़े हो जा और इनके सामने झुककर उन्हें सलाम कर। क्योंकि उस समय राजा के सामने बैठना मतलब राजा का अपमान करना माना जाता था। तो केशव राजा के सामने बैठा हुआ था, तो उस पहरेदार को लगा कि केशव राजा का अपमान कर रहा है, वो बादशाह अकबर का अपमान कर रहा है। तो इसीलिए उस महल के पहरेदार ने कहा कि बेवकूफ, तेरे सामने हुजूरे आला बैठे हुए हैं और तू उनके बराबर में बैठा है, जल्दी से उठ खड़ा हो और झुककर हुजूरे आला को सलाम कर। तो अकबर को पहरेदार की ये दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो केशव से बैठ के बात कर रहे थे। तभी आकर उन्हें उस पहरेदार ने डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से केशव थोड़ा सा चौंक गया और सहम गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो बादशाह अकबर है। तो वो थोड़ा चौंक और सहम गया। तो केशव को इस तरह से देखकर बादशाह अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। जब बादशाह अकबर ने इशारा किया पहरेदार को, तो पहरेदार तो वहां से चला गया, लेकिन केशव थोड़ा सा डर और सहम गया। तो पहरेदार के जाने के बाद केशव वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा डर गया था। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने नक्काशी का काम शुरू करे या फिर बादशाह अकबर के कहने का इंतजार करे। तो वो थोड़ा सा डर और सहम गया था, इस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, वो अभी भी डरा हुआ था, लेकिन बादशाह अकबर उसे बड़े ही प्यार से देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, यहाँ तक पेज नंबर 33, 34 और 35 को अच्छी तरह से पढ़ो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो। बाय एंड टेक केयर।